अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है ये फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड है, यूनिट 16 है आपकी बुक में। बच्चे इस चैप्टर से हमने सिर्फ दो टॉपिक कवर करने हैं, एक एनर्जी बैंड थ्योरी है और एक सुपर कंडक्टर्स है। एनर्जी बैंड थ्योरी हम आज करेंगे और सुपर कंडक्टर्स इंशाल्लाह हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा। बच्चे एनर्जी बैंड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और सुपर कंडक्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमने वो सॉल्व करेंगे और जो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अच्छा, एनर्जी बैंड थ्योरी पे जाने से पहले अगर हम फिज़िक्स ऑफ सॉलिड की डेफिनेशन को देख लें ये है क्या, तो हम देखते हैं फिज़िक्स ऑफ सॉलिड आपके पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो रिजिड मैटर या सॉलिड्स हैं उनकी स्टडी करती है, लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज़ उनकी स्टडी करती है विद रिस्पेक्ट टू और विद रेफरेंस टू देयर एटॉमिक स्केल प्रॉपर्टीज़। इस बात का मतलब क्या है बच्चे? देखो, हम अगर गौर करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं। कुछ होते हैं हार्ड इन नेचर जैसे स्टील है, कुछ होते हैं सॉफ्ट जैसे रबर है। इसी तरह हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टिंग हैं, फिर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक है। तो इस तरह के मटेरियल्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें हम लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनकी डिपेंडेंस होती है उनकी एटॉमिक स्केल पे। तो एटॉमिक स्केल पे डिपेंडेंस का मतलब ये है कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या है किसी सॉलिड में, वो चीज़ मैटर करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ में कि वेदर वो हार्ड होगा या वो सॉफ्ट होगा। इसी तरह ये जो सारी स्टडी है एटॉमिक स्केल प्रॉपर्टीज़ की और लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज़ की, हम बेसिकली इसे फिज़िक्स ऑफ सॉलिड में करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज आ जाए तो आप उन्हें ऑल्टर कर सकते हो, आप इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हो। आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हो तो आप नए मटेरियल बना सकते हो। तो हम उन नए मटेरियल जो है इनकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में होती है, आप ऐसे मटेरियल बनाते हो जो आप आगे फर्दर यूज़ करते हो। जैसे हम रबर डिफरेंट काइंड्स की बनाते हैं, इसी तरह हम प्लास्टिक डिफरेंट काइंड का बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड से रिलेट करती हैं, या इस सारी चीज़ की स्टडी हम करते हैं फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड में। अच्छा बच्चे, ये तो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड की डेफिनेशन है। हमारा मेन टॉपिक फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड है नहीं, हमने करना है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी पे जाने से पहले हम देख लेते हैं ये थ्योरी आई क्यों, हम इसकी स्टडी करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्या थी। बच्चे, इससे पहले कभी भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करने होते थे तो वो हम बोहर एटॉमिक मॉडल से करते थे, पर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो आपको बोहर एटॉमिक थ्योरी या बोहर एटॉमिक मॉडल आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताता। वो ये है कि वेदर आपके पास कोई मटेरियल कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी बच्चे हमारे पास वो थ्योरी है जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मटेरियल की, वेदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इससे रिलेट करती है या इसको एक्सप्लेन करती है। अच्छा, एनर्जी बैंड थ्योरी पे बात करने से पहले हम ज़रा अगर बेसिक स्ट्रक्चर देख लें एटम का, तो बच्चे ये देखो, आपके पास एटम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास मौजूद हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसी तरह इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स बने हुए होते हैं, हर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन की हर शेल में एक डिस्क्रीट या स्पेसिफिक एनर्जी होती है। इस शेल की अपनी एनर्जी है, इसी तरह इसके बाहर जो शेल होगा उसकी अपनी एनर्जी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में मौजूद है वो उस खास एनर्जी पे, उसकी एक खास एनर्जी होगी उस आउटर शेल में। सिमिलरली आप उसके बाहर के एल एम एन हम ये शेल पढ़ते हैं, जितने शेल होते हैं हर एक की अपनी एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी ख़ास स्पेसिफिक एनर्जी पे मौजूद होते हैं। बच्चे, अब ये तो एक सिंगल एटम है, हम देखते हैं सॉलिड में इनफाइनाइट एटम्स मौजूद होते हैं, सिंगल एटम तो नहीं होते। तो जब भी ये इनफाइनाइट एटम्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं या बॉन्ड करते हैं। इस बॉन्डिंग में ये जो आपके पास शेल्स हैं ये बेसिकली टूट जाते हैं अपने सब शेल्स में। इस चीज़ को यहाँ देखो तो देखो, ये हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, हम इसे अपना इनर शेल कह लेते हैं, ये आउटर शेल है, ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर। जैसे जैसे आप इनर शेल से आउटर शेल की तरफ जाते हो तो आप देखते हो एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो अच्छा बच्चे, इसकी एनर्जी सबसे लो होगी और इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। अब जब यही वाला, ये आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है, जब यही एटम आपके पास इंटरेक्ट करता है या बॉन्ड करता है किसी दूसरे एटम से, तो आपके पास ये शेल टूट जाते हैं सब शेल्स में, या सब लेवल हम इसे कहते हैं एनर्जी का, सब लेवल्स ऑफ
एनर्जी। एक शेल टूटता है या एक एनर्जी लेवल आपके पास टूट जाता है मल्टीपल लेवल्स में। अब अलग इलेक्ट्रॉन आपके पास पहले किसी शेल में मौजूद था, अब उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो सब शेल में कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन E2 में भी मौजूद था, जब वो सब शेल में टूटता है तो वो यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है और इधर भी हो सकता है। सिमिलरली E4 को देखो, ये आपके पास एक शेल है, इसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी मौजूद होने की होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में भी जब किसी लेवल पे मौजूद होता है वहाँ पे भी उसकी एक ख़ास स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अगर आप इस फिगर पे गौर करो तो देखो आपके पास ये एनर्जी बैंड्स बने हुए हैं। अब एनर्जी बैंड का क्या मतलब है, जब भी आपके पास एक शेल सब शेल्स में टूटेगा तो वो मिल के एक क्लोजली पैक्ड लेवल्स एनर्जी लेवल्स का एक पूरा बैंड बनाएगा। इसी तरह ये आपके पास लोअर बैंड है, इनर बैंड है जो न्यूक्लियस के करीब है। जब आप उससे ऊपर किसी लेवल पे जाते हो तो ये आपके पास सेकेंड एनर्जी बैंड बन गया, क्योंकि वो उसकी एनर्जी हाई थी, ये ज़्यादा लेवल्स में टूटा है। इसी तरह आपके पास एक और बैंड बना हुआ है जो उससे हायर एनर्जी वाले लेवल, जब आपके पास हायर एनर्जी वाला लेवल अपने सब लेवल्स में टूटा तो आपके पास ये बैंड बना है। एक और चीज़ पे गौर करो तो आप देखो हर बैंड के दरमियान में एक बैंड गैप है। बच्चे बैंड गैप आपको, हम इस बैंड गैप को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी इस जगह इस एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो परमिजिबल एनर्जी स्टेट में करेगा, और परमिजिबल एनर्जी स्टेट हम कहते हैं इन लेवल्स को जो आपके पास ये बने हुए हैं। तो बच्चे बेसिकली अभी तक हमने इतनी बात की है कि जब भी आपके पास एटम्स इंटरेक्ट करते हैं या बॉन्ड करते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स या शेल्स टूट जाते हैं सब लेवल्स में। इलेक्ट्रॉन उन सब लेवल्स में किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकता है, पर ये जो आपके पास बैंड्स हैं उनके दरमियान में जो एनर्जी गैप है उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखो बच्चे बैंड्स की टाइप, किस तरह के बैंड्स होते हैं। बच्चे हमारे पास बेसिकली जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसे भी हम एक बैंड ही कंसीडर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास दो बैंड और हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अगर आप कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन देखो तो इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली एंड देयरफॉर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन बी ईदर एम्प्टी और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे कंडक्शन बैंड हमारे पास सबसे हायर एनर्जी बैंड है, लेवल इसका ऊपर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने भी मौजूद होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे। और जब आपको हमने सेकेंड चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्रीली मूव करते हैं तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन ही तो हमारे पास करंट होता है। तो इस कंडक्शन बैंड में जब भी चार्जेस मूव करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दूसरी चीज़ ये है, इट कैन बी आइदर एम्प्टी और पार्शली फिल्ड। आपके पास या कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है या वो पार्शली फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। दूसरा हमारे पास बैंड है वैलेंस बैंड। लोअर एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड आपके पास सबसे हायर एनर्जी लेवल है, जब वो टूटता है वो बैंड्स बनाता है तो वो कंडक्शन बैंड आपके पास बनता है। उससे जो लोअर जितने भी बैंड्स होते हैं वो सब वैलेंस बैंड होते हैं। उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, हमेशा जो बॉन्डिंग करता है वो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो करता है। ये बात आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। वैलेंस बैंड आपके पास लोअर एनर्जी बैंड है, in which atoms are tightly bound to their shells है, यहाँ पे shells आना चाहिए, and are not free to move about। आपके पास जितने भी एटम होते हैं वो अपने शेल्स में मौजूद होते हैं, वो अपने लेवल्स में मौजूद होते हैं, और वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, या आप उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहोगे, वो अपनी जगह पे टाइटली बाउंड होते हैं। हमारे पास ये दो टाइप हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। अच्छा बच्चे, अब ये देखो वैलेंस बैंड के आपके पास एनर्जी लेवल्स, इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड होंगे, बीच में बैंड गैप और ऊपर आपके पास कंडक्शन बैंड। अगर आपके पास वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वो जाते हैं हमारे पास कंडक्शन बैंड में। एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तो यहाँ वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से वो एटम टू एटम मूव कर सकता है। जब भी एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वेदर वो आयनिक बॉन्ड हो या वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, हमारे पास वो कंडक्शन बैंड में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बनाते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एटम फ्री टू मूव होता है, तो वो फ्रीली एटम टू एटम जंप करता है और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अच्छा बच्चे, अब हमने एनर्जी बैंड थ्योरी में मटेरियल्स को कि वेदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
इस बेसिस पे डिवाइड किया था 3 टाइप्स में, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स। अब हम पहले इंसुलेटर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे। बच्चे इंसुलेटर्स में ये देखो, ये आपके पास एक एनर्जी बैंड्स है इंसुलेटर में, किस तरह से होते हैं अब हम इसे देखते हैं। इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स, सो दे आर नॉट अवेलेबल एज चार्ज कैरियर्स। आपके पास इंसुलेटर में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर्ड होते हैं एटम्स के दरमियान में, तो जब वो शेयर्ड होते हैं तो वो फ्री टू मूव नहीं होते और आपके पास अवेलेबल नहीं होते एज चार्ज कैरियर्स। वजह चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं क्योंकि वो मेटल्स में मूव करते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो वो आपका चार्ज कैरियर है। These valence electrons have a range of energy which form a valence band. इनके पास जो एनर्जी की रेंज है या वो जिस लेवल में एग्जिस्ट करेंगे वो सब वैलेंस बैंड के अंदर होता है। इन अदर वर्ड्स आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। दिस वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद नो वेकेंट एनर्जी लेवल्स। ये जो आपके पास वैलेंस बैंड है ये कम्प्लीटली फिल्ड है और इसमें वेकेंट एनर्जी लेवल्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सारे एटम्स अपनी जगह पे टाइटली बाउंड हैं, कोई वेकेंट स्पेस नहीं है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए। देयर इज अनदर अलाउड एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स कुड गेट इनटू इट दे कैन स्किप फ्रॉम एटम टू एटम। ये बच्चे आपके पास वैलेंस बैंड के ऊपर एक और बैंड मौजूद होता है जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। ये हायर एनर्जी लेवल है, बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो वैलेंस बैंड से मूव कर जाएं कंडक्शन बैंड में, तो वो वहाँ पे जाके एटम टू एटम मूव कर सकते हैं और आपके पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी या कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। पर बच्चे इंसुलेटर्स में मेन मामला ये है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, ये जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं बीच वाले जो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो कि वो वैलेंस बैंड से मूव कर जाए कंडक्शन बैंड में, तो उसे ओवरकम करना होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप को। अच्छा, एनर्जी गैप इज मच ग्रेटर इन इंसुलेटर सो थर्मल एक्साइटेशन कांट ओवरकम दिस गैप। आप बच्चे इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली कैसे एक्साइट कर सकते हो, या आप उन्हें थर्मल एनर्जी दो, थर्मल एनर्जी की वजह से वो अपने शेल से निकल के इतने एक्साइट हो जाएंगे कि अपने शेल से निकल के बाहर जा सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए उन्हें चार्ज करते हैं या उन्हें एनर्जी देते हैं। एनर्जी गैप इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि थर्मल एक्साइटेशन से ओवरकम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं आ सकती कि वो बीच में जो आपके पास एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको कवर कर सकें या उसको क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जा सकें। टिपिकल थर्मल एक्साइटेशन आपके पास होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, याद रखें, हमने सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। बच्चे टिपिकल इतनी एनर्जी चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को चार्ज करने के लिए या उसको एक्साइट करने के लिए कि वो ओवरकम कर सके और मूव कर सके, पर ये एनर्जी इनफ नहीं होती इंसुलेटर के केस में। वजह एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग इनटू कंडक्शन बैंड इज़ वर्चुअली ज़ीरो। ये प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में, ये हम ऑलमोस्ट इसे ज़ीरो अज्यूम करते हैं, वर्चुअली हम इसे ज़ीरो कंसीडर करते हैं क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और ये इम्पॉसिबल होता है चार्जेस के लिए कि वो मूव कर जाएं कंडक्शन बैंड में। इंसुलेटर्स आर हाईली रेजिस्टिव एंड हैव लो कंडक्टिविटी, इसीलिए एनर्जी गैप की वजह से उनकी लो कंडक्टिविटी होती है और रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। अच्छा बच्चे, अगली हमारे पास टाइप है कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में एनर्जी लेवल्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स हैव स्प्रेड टू फॉर्म बैंड्स दैट ओवरलैप। अगर आप इसकी फिगर को देखो तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और इनके बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। तो वैलेंस बैंड में जितने भी चार्जेस होंगे उनके लिए बहुत ईजी होगा मूव कर जाना कंडक्शन बैंड में। द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड इज़ अबव द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। ये जो वैलेंस बैंड का टॉप है वो कंडक्शन बैंड के बॉटम से ऊपर है, ओवरलैप किया हुआ है। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव टू कंडक्शन बैंड टू वेकेंट एनर्जी लेवल्स इन द पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे वेकेंट एनर्जी लेवल्स हैं। हमने ये बात की थी कंडक्शन बैंड आइदर पार्शली फिल्ड होता है या कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, यहाँ पे स्पेस होती है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की। तो वैलेंस बैंड से इजीली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में क्योंकि थोड़ी उन्हें ज़रा सी एनर्जी चाहिए, बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है जिसे उन्होंने ओवरकम करना है।
It means that an applied electric field can supply energy to move atoms from valence band to conduction band. इस बात का मतलब ये है कि आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या आप थोड़ी सी उन्हें थर्मल एनर्जी दो तो वो इनफ होती है उन्हें मूव करवा देने में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। एक दफ़ा वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो कंडक्टिविटी या कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। कंडक्टर्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है, चार्जेस के लिए बहुत ईजी होता है लो लेवल से हाई लेवल पे जाना। तीसरी बचे हमारे पास टाइप है सेमीकंडक्टर्स। नाम से हमें आइडिया हो रहा है सेमीकंडक्टर्स आपके पास ऐसी चीज़ हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में होते हैं। अ सेमीकंडक्टर हैज़ अ फिल्ड वैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड लाइक इंसुलेटर्स। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा इंसुलेटर वाला ही होता है, वैलेंस बैंड इनका फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड इनका एम्प्टी होता है। पर डिफरेंस ये है कि इसके दरमियान में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर से काफ़ी कम है। तो अगर आप इनफ एनर्जी दे दो तो वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करके जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में। ऑल सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्योंकि आपने कोई थर्मल एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जो एटम्स को एक्साइट करे, आप ये कहते हो कि वैलेंस बैंड प्रैक्टिकली एक इंसुलेटर ही होता है। इंसुलेटर क्या मतलब कि कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं नहीं, जितने बैंड मौजूद हैं वो वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, अपनी जगह पे होते हैं। जब वो मूव नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर में आपके पास जो इंसुलेटर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। द बैंड गैप इज़ मच स्मॉलर देन इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप होता है वो बहुत थोड़ा होता है इंसुलेटर से, इसीलिए ओवरकम करना आसान है। एज अ रिजल्ट सम इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एक्साइटेड इनटू कंडक्शन बैंड। तो इसके रिजल्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि आप थोड़ी सी भी अगर उन्हें एनर्जी दो तो वो थर्मली एक्साइट होते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वेयर दे कैन मूव फ्रीली। और यहाँ पे जब वो फ्रीली मूव करेंगे एटम टू एटम तो मूविंग इलेक्ट्रॉन ही आपके पास एक खास डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वही आपके पास करंट होता है, वही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हम ये कहते हैं कि आपकी पास कंडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो सेमीकंडक्टर्स लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर्स। इस पे और डिटेल में हम बात तब करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। बेसिक जो दो सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में और वैसे भी तो वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। आपको उनके लिए कितनी एनर्जी देनी होती है उन्हें एक्साइट करने के लिए, आई थिंक 0.7 वोल्ट है उसके लिए सिलिकॉन के लिए और शायद 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए। इस पे हम बच्चे डिटेल में बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे। अभी हम सेमीकंडक्टर्स देख लेते हैं ओवरऑल। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने जितनी बात की है अब उसे समराइज़ करते हैं। इंसुलेटर्स वैलेंस बैंड हमारे पास क्या है, लो एनर्जी लेवल्स जब अपने शेल्स जो हैं जो लो एनर्जी लेवल्स होते हैं या न्यूक्लियस के जो करीब आपके पास शेल्स होते हैं वो जब टूटते हैं अपने सब शेल्स में तो आपके पास बैंड बनाते हैं, उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड आपके पास सबसे आउटर शेल होता है, जब वो अपने सब शेल्स में टूटता है तो वो आपके पास कंडक्शन बैंड बनाता है। जो भी आपके पास बैंड्स हैं उनके दरमियान में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जिसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं हो सकता या वो वहाँ पे कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अगर आपके पास चार्जेस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं तो आपके पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है। इंसुलेटर्स कंडक्टर्स हमने डिवीजन की है मटेरियल्स की इस बात पे कि वेदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि एनर्जी बैंड थ्योरी आपके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी को डील करती है, वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। अगर आपने वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो उसे इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि वो कंडक्शन बैंड में जा सके। इंसुलेटर इसीलिए होते हैं या कंडक्शन इनकी इसलिए नहीं होती क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप थर्मल एक्साइटेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हो कि वो कंडक्शन बैंड में जाए तब भी वो एनर्जी इनफ नहीं होती इस बैंड गैप को ओवरकम करने के लिए। तो आपका कंडक्शन बैंड हमेशा कम्प्लीटली एम्प्टी रहता है। जब वहाँ पे चार्जेस होते नहीं है फ्री मूव करने के लिए तो आपके पास कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता।
दूसरा है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं और कंडक्शन बैंड आपके पास पार्शली फिल्ड होता है। इंसुलेटर के केस में कम्प्लीटली एम्प्टी था। इसमें जो बैंड गैप है या फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कम है। अगर आप इनफ एनर्जी दो तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। जब एक दफ़ा वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास ऑप्शन होता है एटम टू एटम स्किप करने का और मूव करने का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की एक बात बारे में एक और बात है जहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है। लो टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर्स एज एन इंसुलेटर काम करते हैं और जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो उनकी कंडक्टिविटी या कंडक्शन बढ़ती जाती है। तीसरे हमारे पास कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर में वैलेंस बैंड आपके पास ऑलमोस्ट पार्शली फिल्ड है। कंडक्शन बैंड में मोस्टली आपके पास चार्जेस मौजूद हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीच में कोई बैंड गैप नहीं है। वैलेंस बैंड से इजीली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में चार्जेस, वहाँ जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो उनके लिए ईजी होता है मूव करना। जब यही इलेक्ट्रॉन आपके पास एटम टू एटम मूव करते हैं तो आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, या करंट कंडक्ट हो रहा है। तो ये बच्चे आपके पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बेसिक डिफरेंस है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके नोट्स लाजमी बनाएं और उन नोट्स को स्टडी करें। अच्छा बच्चे, ये हमारा आज का टॉपिक था टोटल। अगर आपको इसको लेके कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको आंसर कर दूँगी। होपफुली आपको समझ आया होगा ये टॉपिक, और अगर आपको कम्प्लीटली समझ आया तो आप इसके नोट्स लाजमी बनाएं और इसे अपने पास इसको साथ साथ तैयार करते जाएं। फ़िज़िक्स आपको पता है ऐसा सब्जेक्ट है जो साथ साथ अगर आप कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा फाइनल के लिए। थैंक यू बच्चे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रखें और साथ साथ स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।